Good morning, students. After getting information about few food crops, commercial crops, and fiber crops, let us gather some knowledge about the two important beverage crops, that is tea and coffee. पहले हम देखेंगे कि बेवरेज क्रॉप्स का मीनिंग क्या है। बेवरेज क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जो पीने के लिए यूज़ होते हैं अदर देन वाटर। तो पहले पढ़ते हैं टी के बारे में। टी एक ट्रॉपिकल क्रॉप है और साथ ही एक बहुत पॉपुलर बेवरेज भी है। टी को टी लीव्स से निकाला जाता है। टी was introduced as a plantation crop in India by the British. Tea is famous for its stimulating qualities. Tea plants needs 250 centimeter of well-distributed rainfall and about 25 degrees centigrade of moderate temperature for its growth. Hill slopes are best suited for tea plantations. टी गार्डन्स को टी एस्टेट्स भी कहते हैं और वो साइंटिफिक तरीकों से बहुत अच्छे से मैनेज किए जाते हैं। टी इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन कंट्रीज लाइक चाइना, केन्या, श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। In India, tea is grown on the hill slopes and rolling plains of Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. India is one of the leading exporters of tea beside Sri Lanka and China. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप यानी कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी भी टी की तरह एक पॉपुलर बेवरेज है। The name coffee is derived from the highland district of Kafia of South Ethiopia, where it was first found. कॉफ़ी को कॉफ़ी प्लांट्स के बीन्स से निकाला जाता है। निकालने के बाद बीन्स को फर्मेंट किया जाता है, फिर उसे सुखाकर रोस्ट किया जाता है यानी भुना जाता है। भूनने के बाद उसे ग्राइंड करके यानी कि पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है। चाय की तरह कॉफ़ी भी एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये बहुत ज़्यादा गर्मी या फ्रॉस्ट यानी ठंडी में खराब हो जाता है। कॉफ़ी प्लांट नीड्स एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 to 250 centimeters and about 22 degrees centigrade of average temperature to grow. It requires well-drained loamy soil and some shelter from direct sunlight. Robusta and Arabica are the two main varieties of coffee. Brazil is the leading producer and exporter of coffee in the world. It is also called the coffee pot of the world. The other coffee producing countries are Colombia, Ethiopia, Angola, East Africa, Indonesia, India and Jamaica. In India, coffee is produced in the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. After having an idea about the types of crops, let us know something about the agricultural development. So first of all, let us see the meaning of agriculture development. Agricultural development means वो efforts जो फार्म प्रोडक्शन या कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं ताकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की बढ़ती फूड डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी काफ़ी सुधार आया है। पिछले 30 सालों में जो फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफ़ी जल्दी बढ़ा है। कई सारी कंट्रीज़ ने क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एफर्ट्स भी किए हैं। तो अब जानते हैं कि ये एफर्ट्स कौन से हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा।
सबसे पहले मैन्योर यानी खाद की जगह पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू कर दिया गया, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स यानी वो सब्सटेंसेस जो कीड़ों को मारते हैं और इंसेक्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि क्रॉप्स खराब न हो। इसके अलावा पहले बहुत कम लैंड पर कल्टीवेशन होता था, उस लैंड को बढ़ाया गया और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जहां बारिश कम होती थी उस एरिया में पहुंचाया गया, जिससे वहां भी प्रोडक्शन लिया जाए। Modern machines like threshers, combine harvesters, etc. made work easy and fast. Farms were modernized, and in many countries the farmers used computers and storage. Some countries have developed genetically modified crops. These crops are resistant to pests and weeds. इंडिया में एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया में 1960 में शुरू किया गया और ताकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इस प्रोग्राम में नए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाए गए, साथ ही नए फार्मिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े। इंडिया में कई नए सीड्स की वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस की गई, जिससे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। साथ ही फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड की गई ताकि वो लोग ट्यूबवेल्स, पंप्स, ट्रैक्टर्स वगैरह चीज़ों में उसे इन्वेस्ट कर सके। ऑल दीज efforts led to increase in productivity and made India self-sufficient in food grains. Now let us study about agricultural farms in India and the USA to study the development of agriculture in a developing and a developed country respectively. इंडिया में जो फार्म्स होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, लगभग 1 एकड़ से भी कम। The reason is simple. It is divided among the heirs of the cultivators generation after generation. जबकि यूएसए में लैंड बहुत बड़े साइज़ की होती है और चीप भी होती है। वहाँ पर एक फार्म 250 हेक्टेयर यानी कि 680 एकड़ के आर पार का होता है। दूसरा फीचर ये है कि इंडिया में जो अलग अलग लैंड्स होते हैं उन्हें कंबाइन किया जाता है और कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू, जिसे हम चाकबंदी भी कहते हैं। छोटी जगह पर ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए इंडिया में इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है, जिससे फार्मर सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, बेचने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। यूएसए में एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें एक तरह के क्रॉप को बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ हर एक क्रॉप लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है, फार्मर्स के लिए भी और बेचने के लिए भी। यूएसए में फार्मर्स कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए यहाँ क्रॉप्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और फीचर के बारे में। इंडिया में फार्मर्स कॉस्टली मशीन्स नहीं खरीद पाते, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर काम मैन्युअली यानी कि हाथ से ही किया जाता है। On the other hand, modern machines like combine harvester and tractors are used on the farms in USA. Farms are completely mechanized. इंडिया के फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते और ना ही वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज़ करते हैं।
use of pesticides and high yielding variety, that is HYV, that is high yielding variety seeds, is also limited. जबकि यूएसए में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है. मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन फार्म्स ऑन द फार्म्स इन यूएसए. इंडिया में मिक्स्ड फार्मिंग भी नहीं की जाती. द फार्म इज यूज्ड मेनली फॉर ग्रोइंग फूड. There is no supplement to the farm income. Farmland is not used for growing fodder, यानी कि एनिमल्स को खाने के लिए ग्रास, due to which farm animals survive on farm waste. In USA, the mode of farming is mixed. Livestock are also reared and their produce supports the income at the farm. इंडिया में जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, इसलिए उनको साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती. यहाँ पर फार्मर्स पैसों के लिए मनी लेंडर्स पर डिपेंड करते हैं. ऑन द अदर हैंड, in USA, farmers are expert in farming as they are educated and well aware. They apply scientific methods like soil sampling, soil ability, and water availability. They analyze the market trend and then only they grow the crops according to the need of the market. इंडिया में जो फार्म प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्शन होता है, उसे स्टोर करने के लिए भी अच्छी अरेंजमेंट्स नहीं है. Storage of farm products are expensive and difficult. These are perishable products. Perishable यानी जल्दी बिगड़ जाने वाली products होती है. So, most farmers are unable to afford storage and as a result, they have to sell their produce as quickly as possible even if they do not receive a good price. On the other hand, in USA, world-class storage facilities are available at the farms. Grains are stored in silos which are made of steel. Grain storage facility is automated, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाता है grain store, and there is strong network system for dispatch of produce into the market. इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है. वहाँ एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉनसून पर ही डिपेंडेंट है, जबकि यूएसए में इरिगेटेड और ड्राई फार्मिंग भी की जाती है. इसी तरह हम इंडिया और यूएसए के फार्मिंग को कंपेयर करके जान सकते हैं कि एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के फार्मिंग फैसिलिटीज़ और मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं.